नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में चुनावी गहमा गहमी काफी अब तेजी से बढ़ती जा रही है, गति पकड़ती जा रही है। आज दशहरे के दिन वहां एक तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया, उसके अलावा वहां पर शस्त्र पूजा की उन्होंने। दूसरी ओर शिवसेना के दोनों धड़ों का शक्ति प्रदर्शन दिखाई पड़ने वाला है, जहां दोनों ही धड़े यानी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, इन दोनों का वहां के अलग अलग मैदानों पर, अलग अलग जगहों पर एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। हमेशा से आयोजित की जाती रही है शिवसेना की, और जो मूल स्थान है जहां पर शुरू से दशहरे के दिन शिवसेना अपनी रैली आयोजित करती रही है, यानी शिवाजी मैदान, वहां पर उद्धव ठाकरे गुट की रैली हो रही है। और दक्षिणी मुंबई के आज़ाद मैदान में एकनाथ शिंदे गुट की रैली आयोजित की जा रही है। काफ़ी तैयारियां उसकी की गई हैं और एक पूरी तरह से ये चुनावी शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से उससे पहले बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। टीजर्स जारी हुए हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट कांग्रेस से मुक्त कराने की बात कर रहा है कि उन्होंने शिवसेना को कांग्रेस से मुक्त किया हुआ है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब यह देखना है कि शक्ति प्रदर्शन में कौन भारी पड़ता है। यह भी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे गुट वहां हजारों बसें लगा रखी है लोगों को ले जाने के लिए, लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और यही दावा उद्धव ठाकरे गुट भी कर रहा है। एक बार सुनेंगे, इसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट को और सरकार को भी घेरने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने। संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है, उसको हम लोग सुनेंगे। लेकिन इन दोनों रैलियों को अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब यहां से जोर पकड़ने वाली हैं। महाराष्ट्र में 1 या 2 दिन में हो सकता है, कल या परसों संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। तो इन तारीखों के बीच और इस बीच में महाराष्ट्र सरकार लगातार अपने काम निपटाती जा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से जल्दी जल्दी वहां तमाम घोषणाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार जाकर वहां कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम सरकारी फाइलें हैं वो भी जल्दी जल्दी निपटाई जा रही हैं, यानी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में जाने की तैयारी हो गई है। इसीलिए यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन पहले सुनेंगे किस तरह से आज दोनों ही जो घटक दल हैं, दोनों धड़े हैं शिवसेना के, एकनाथ शिंदे का धड़ और उद्धव ठाकरे का गुट, किस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी चुनावी ताकत को, राजनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं संजय राउत ने किस तरह से क्या कहा है। और इस रैली को लेकर, चूंकि वो शिवाजी पार्क में ही आयोजित कर रहे हैं जहां ये हमेशा आयोजित होती रही है, एकनाथ शिंदे गुट को आजाद पार्क में इसको आयोजित करना पड़ रहा है। तो मूल रूप से जो शिवसेना है उसका दावा यही कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने भले ही एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता दी और वो सरकार इस समय चला रहे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के साथ। महायुति में भी किस तरह से, महायुति का मतलब यानी जो एनडीए गठबंधन है, उसमें किस तरह से चुनाव से पहले ही दरार पड़ती जा रही है और ये दरार अब सामने आती दिख रही है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं संजय राउत ने इस रैली को लेकर क्या कहा है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, हम लोग सब, तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही शिवाजी पार्क में, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं। और उस दशहरा रैली से हमेशा बाला साहब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट।
अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जब दूसरा मेड़ावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है, और उनका जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेड़ावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था, वहाँ करिए। मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है, और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। तो ये बड़ा आरोप भी लगाया है संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना पर, एकनाथ शिंदे पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर। और राज्य से लेकिन एकनाथ शिंदे गुट भी इस रैली की तैयारी कर रहा है और बड़े पैमाने पर अपना बड़ी शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार पर ही नहीं, एनडीए गठबंधन पर। जिस तरह से अजीत पवार एनसीपी को लेकर, अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी लगातार इस सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, या वो दिखाई पड़ रही है कि उसका एनडीए के साथ अब नाता लगभग टूटने की स्थिति में आ चुका है। कैबिनेट की बैठकों से वो नदारद हो रहे हैं, उसके अलावा तमाम ऐसी सभाओं से, जगहों से जहां दूसरे मंत्री मौजूद हैं, लेकिन अजीत पवार वहां मौजूद नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि मौजूद न होने के बाद वो बयान जारी कर ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे, यानी उस चीज को नोटिस लिया जाए, इस बात को भी बताने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, इसका मतलब क्या लग रहा है कि अब अजीत पवार चुनाव की घोषणा होने से पहले भी क्या छोड़ सकते हैं महायुति गठबंधन को? अब देखिए समीर जी, ये तो चुनाव की घोषणा से पहले छोड़ेंगे कि चुनाव की घोषणा होने के बाद छोड़ेंगे, इस पे संशय बना हुआ है। हालांकि कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई कि वो 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो सब में यही होने लगा कि शायद अभी वो महायुति छोड़ने की घोषणा करने वाले हैं अजीत पवार। लेकिन वो हुआ ये कि वो बाद में शायद मना लिया गया या क्या हुआ, जो भी हुआ हो, पर्दे के पीछे से जो भी खेल हुआ हो, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सयाजी शिंदे नाम के एक एक्टर हैं, तो उनको एनसीपी में शामिल कराया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन ठीक उसी समय, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी समीर जी, उस समय वो जो अडानी का जो नया रनवे बना है, उस पर हवाई जहाज उतर रहा था, उसका निरीक्षण करने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों उस रनवे पर मौजूद थे। लेकिन रनवे पर अजीत पवार की फ्लैग जो थी वो नहीं दिख रही थी। यानी रनवे पर कैप्टन और 2 कैप्टन में से एक कैप्टन मौजूद था, और वो एक वाइस कैप्टन मौजूद था। दूसरा वाइस कैप्टन जो था वो गायब था, यानी अजीत पवार उस मैदान से गायब थे। तो अब ये क्या स्थायी रूप से उस मैदान से गायब होने वाले हैं, या इसके पीछे बीजेपी की ही कोई रणनीति है कि अजीत पवार को अलग से लाओ ताकि वो नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को पहुंचाएं, जो भी पहुंचा सकते हैं, और फिर साथ में उनको ले आओ। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है, नमस्ते, हमारा काम हो चुका। तो ये भी इसके पीछे रणनीति हो सकती है। लेकिन अजीत पवार वहाँ कसमसा रहे हैं, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल, और अजीत पवार कसमसा रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक विकट स्थिति भी है कि एनडीए गठबंधन अगर छोड़ देते हैं तो उनके लिए इंडिया गठबंधन में भी जगह बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अब ये राजनीति है, हो सकता है वो अपनी पार्टी का फिर से एनसीपी में विलय कर दे या जो कुछ भी हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो शिवसेना गुट और अजीत पवार की एनसीपी, ये शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है, इनके बीच में और अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों पार्टियों के बीच भी सीट शेयरिंग अभी नहीं हो पाई है, वरना इसकी घोषणा जरूर अब तक हो गई होती या इस पर कुछ बात हुई होती। इस पर हम अपने न्यूज रूम के साथियों से अभी कुछ जो अपडेट है, जानकारी उनके पास है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति है यानी एनडीए गठबंधन है वो संकट में फंसता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महायुति में जो घटक पार्टियां हैं उनके बीच अनबन की खबरें अब लगातार और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अजीत पवार का लगातार कैबिनेट की बैठकों से बाहर होना, उसके अलावा जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि ऐसे कार्यक्रमों में जहां मुख्यमंत्री भी हों और उप मुख्यमंत्री भी हों, यानी बीजेपी के नेता भी हों और शिवसेना एकनाथ शिंदे
गुट के भी नेता हो, वहां से अजीत पवार का नदारद रहना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, इस पर भी अभी तक कोई एनडीए गठबंधन में बातें फाइनल नहीं हो पाई हैं। हालांकि ये चर्चाएं अभी इंडिया गठबंधन में भी जारी हैं, लेकिन जिस तरह से आज शक्ति प्रदर्शन का माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, न केवल मुंबई में बल्कि नागपुर में भी, जिसका अभी हमने जिक्र किया कि आरएसएस का वहां पर जो संबोधन किया मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन एक बार आपको सीट शेयरिंग के बारे में हम बताते हैं, जानकारी लेकर आंचल हमारे साथ हैं। बताएं आंचल, क्या है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या पेच फंसा है, किस तरह की खबरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, तो उसमें अभी लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है महायुति का। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से जो 288 सीटें हैं उनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी महायुति में पेच फंसा हुआ है। क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हमने कई बार बैठकें की हैं, चर्चा की है, लेकिन इस पर पेच सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और बीजेपी नेताओं का कहना यह भी है कि जो 47 सीटें जिन पे पेच फंसा हुआ है, 47 सीटों पर, उन पे ज़्यादातर मामला मतलब एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी गुट के बीच मामला फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है उन सीटों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक बात निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले कहीं महायुति टूट तो नहीं जाएगा, कहीं एनडीए बिखर तो नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो ये है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि पेच इस बात को लेकर भी फंसा हुआ है अमलेंदु जी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लगा एकनाथ शिंदे का ये दबाव है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर महायुति वहां चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाह रही है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी को भी वहां फेस बनाकर चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसी के पीछे महायुति गठ के जो घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनको पूरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके से कमजोर करके बाद में फिर उनको बाहर करने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, जैसा कि दूसरे राज्यों में और हाल फिलहाल में ये हरियाणा में भी देखा गया है। तो इसे लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, निश्चित तौर पर इसको ये सुलझने के बाद बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि जो मुख्यमंत्री के फेस को लेकर जो बातें हो रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंचल इस पूरी जानकारी के लिए। और अमलेंदु जी, आपको लगता है कि जो फेस बनाकर यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर ही महायुति गठबंधन इस चुनाव में आएगा, ऐसी उम्मीद आपको दिखाई पड़ती है? देखिए समीर जी, मुझे याद पड़ता है कि लगभग साल भर पहले देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल पूछा गया था। उस समय देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री वो हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर रही है और वो साफ शब्दों में नहीं कह रही है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे का दबाव यही है कि बीजेपी इस बात को घोषित करे कि सीएम का फेस एकनाथ शिंदे होंगे, चूंकि मुख्यमंत्री वो हैं, सरकार उन्होंने चलाई है, इसलिए उनके फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, ये शर्त एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों लगभग एक महीने के अंदर ताबड़तोड़ फैसले जो हैं वो कैबिनेट की बैठकों में लिए, जबकि अजीत पवार कैबिनेट की बैठकों से गायब रहे। तो एकनाथ शिंदे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में जो काम हो रहा है वो मेरी तरफ से हो रहा है। अब जैसे वो लाडली बहना योजना की तरीके से एक जो उन्होंने वहाँ योजना निकाली है, उसको लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके के उनके बयान आए हैं, उससे साफ समझा सकता है कि इन योजनाओं के लिए वो खुद को श्रेय देना चाहते हैं, अकेले खुद को। इधर अभी जो हाल ही की बैठक में लिया गया, जिस तरह से मदरसा शिक्षकों की वेतन को बढ़ाया गया, 6,000 से सीधे 16,000 कर दिया गया, तो ये क्या बीजेपी इसमें शामिल है? तो इसमें बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप तो इसको तब तो आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है और बटोगे तो क्या खुश होगी कांग्रेस, हिंदू बटेंगे, तो इस तरह की बातें कर रही हैं। इधर एकनाथ शिंदे जो हैं वो ये मदरस को लेकर देंगे। और ये इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है अमलेंदु जी, जो जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर अतिरिक्त मिलेंगे। अब यही सोशल मीडिया पे जब से ये घोषणा मदरसा शिक्षकों के लिए सरकार ने की है, तब से लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है क्या महाराष्ट्र में भी ईद और मुहर्रम पर लोगों को सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे? तो बिल्कुल ये सही बात है। और ये कि हिंदू एक तरफ हिंदू बटे
बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के बयान आते हैं। और दूसरी तरफ किस तरह से सरकार फैसले लेती है जब चुनाव आते हैं वहां, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो। हमेशा ये देखा गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हरियाणा की भी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि वहां भी लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम टलता जा रहा है। क्यों टल रहा है और किस तरह से दूसरे नेता लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपने को मुख्यमंत्री के दावेदार समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री की कतार में समझ रहे हैं। हालांकि पहले से ही हरियाणा में चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा कर रखी थी कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के फेस पर यह चुनाव लड़ा गया था। लेकिन एक बार रुक करते हैं किस तरह से नागपुर में आज जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और ये जो हिंदू बटेंगे और कटेंगे की जो एक लाइन है, जिसको लगातार बीजेपी के कई नेता उसका जिक्र कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दूसरे नेता हो, उसी तरह की लाइन लेते हुए मोहन भागवत ने भी ऐसी तमाम देश विदेश की घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें का संदेश इसी तरफ जाता है कि हिंदुओं को किस तरह से बांटने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश से लेकर इजराइल, ईरान, सब जगह का उन्होंने जिक्र किया। एक बार सुनते हैं बांग्लादेश पर, बांग्लादेश की घटना को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी मोहन भागवत ने। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। तो दुर्बल नहीं रहना है, मजबूत रहना है, और मजबूत रहने के लिए किस तरह मजबूत रहना है, वो शक्ति प्रदर्शन भी यहां दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से शस्त्र पूजा की जा रही है, और वो परंपरा है आरएसएस के मुख्यालय में हमेशा शक्ति की जो है वो शस्त्रों की पूजा होती है। एक बार देखेंगे उन विजुअल्स में किन शस्त्रों की पूजा वहां आरएसएस के मुख्यालय में की जा रही है, मोहन भागवत करते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये वही लाइन है बिल्कुल अमलेंदु जी, जिस तरह की लाइन भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि इसी तरह इन्हीं चीजों पर, ऐसे ही बयानों पर यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये बांटने की कोशिश हो रही है समाज के विभिन्न समुदायों को, विभिन्न हिस्सों को। और उसी वो बात को एक तरह से मोहन भागवत ने आज कही। बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र किया कि पहली बार हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, और भी तमाम बातें उन्होंने कही। और ये शस्त्र पूजन में देखेंगे किस तरह के शस्त्रों का पूजन हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन स्थितियों में उसको क्या कहा जाए कि एक तरफ की एकता रखनी है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी ओर जब चुनाव आता है तो ईद और मुहर्रम पर वहां पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। वहां के हिंदुओं के लिए यह बात नहीं कही गई, वहां
ये मतलब जो दशहरा और दीपावली पर दिए जाएंगे कि नहीं, इसका जिक्र नहीं हुआ। उसी तरह से मदरसा शिक्षकों के लिए अब जैसे महाराष्ट्र में जो बातें हो रही हैं, इन विजुअल्स को अगर हम देखें एक बार फुल स्क्रीन पर, तो कैसे किन शस्त्रों की पूजा हो रही है, तलवार और ढाल के साथ मिसाइल और तमाम चीज़ें भी हैं। तो इसको, इन बयानों को किस तरह से देखा जाए? मुझे लगता है समीर जी शायद मोहन भागवत जी किसी विश्व युद्ध का आह्वान कर रहे हैं आज दशहरे के दिन। एक तो मिसाइल पूजी जा रही है, तो भाई मिसाइल पूजी जा रही है तो मोहन भागवत जी काहे पूछ रहे हैं? बैठ जाए मिसाइल में जाकर के, छोड़ दो जहाँ छोड़नी है। अब बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरे विश्व में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार की मदद की आवश्यकता है। तो भारत सरकार से घोषणा करवाना चाहते हैं कि हम कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। तो मोदी जी हैं पक्के स्वयंसेवक, घोषणा करा दीजिए कि अमेरिका में भी हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, इसराइल में जो यहाँ से भेजे गए हैं मजदूर बना करके उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। वो घर वापस आना चाहते हैं, वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसराइल पे हमला बोलने भागवत जी किसने रोका है? जब इतनी बड़ा संगठन है, भागवत जी पहले कह चुके हैं कि वो 3 मिनट में तैयार हो सकती है उनकी सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए, तो काहे अपनी सेना को तैयार नहीं करते हैं? ये मिसाइल की पूजा जो है सिर्फ यहाँ रख के दशहरे पर रखने के लिए है। अरे छोड़िए मिसाइल, छोड़िए, रोका किसने आपको? आपकी सरकार है जी, सुपर प्राइम मिनिस्टर आप ही हैं, तो छोड़िए इसको। तो ये समीर जी असल में जो आरएसएस की जो रणनीति है और आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी जिस विचारधारा को ओन करती है वो आरएसएस की ही विचारधारा है, बांटो और राज करो। और ये जो विचारधारा है ये आरएसएस की है, भारतीय जनता पार्टी उसी का जो अनुसरण करती है, उसी को अपनाती है। बिल्कुल, तो लाइन वही है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वहां पर फिर दूसरी लाइन अपना ली जाती है, लाइन लेंथ बदल ली जाती है और फिर यह घोषणा की जाती है कि ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, मदरसा शिक्षकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनको फायदा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर यह होगा कि यहां हिंदू बटेंगे तो कटेंगे की लाइन ली जाती है। यानी हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए, अपने ही देश में एकजुट होकर रहना चाहिए। यानी एक तरह से हिंदू एकजुट रहें और दूसरे समुदाय के लोग एकजुट रहें। उनको किससे खतरा है, किससे डर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आरएसएस अपने को कहता है कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है, वैचारिक संगठन है। लेकिन जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मोहन भागवत ने तमाम बातें कही, लेकिन उन्होंने उसमें पश्चिम बंगाल की घटना का खास तौर पर जिक्र किया। क्या कहा वहां जो पिछले दिनों कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना रही, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उसको लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप राजनीतिक संगठन नहीं है तो ऐसी घटनाएं तमाम दूसरी जगहों पर भी हुई, आखिर उनका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? एक बार सुनते हैं कि उस घटना को लेकर, पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर वहां उन्होंने क्या किया, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दूसरे विषयों पर। प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। और ये एक नहीं है, घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना। जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। तो कलकत्ता की घटना का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, सरसंघ चालक हैं। आरएसएस अपने को गैर राजनीतिक संगठन कहता है, सामाजिक संगठन, वैचारिक संगठन कहता है और वैश्विक संगठन कहता है। लेकिन जिस तरह से एक ऐसे राज्य की घटना का उल्लेख कर रहे हैं जहां गैर बीजेपी सरकार है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तमाम घटनाएं इस दौरान
हुई है और उस घटना के बाद भी, कोलकाता की घटना के बाद भी उससे ज़्यादा भयावह घटनाएं दूसरे राज्यों में हुई, लेकिन उनका जिक्र आरएसएस प्रमुख नहीं कर रहे हैं अमलेंदु जी। तो कैसे ये माना जाए कि गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस अपने को कहता है, जो दावा करता है? नहीं, आरएसएस बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक ही संगठन ही है जी। और आरएसएस ही राजनीति करता है। बीजेपी की अपनी कोई राजनीति नहीं है, जो भी कुछ है वो आरएसएस की राजनीति है। वरना हर चुनाव में आखिरी समय ये क्यों आता है कि साहब आरएसएस जुट गया है बीजेपी के लिए चुनाव में। अरे भाई, कभी अरविंद केजरीवाल के लिए भी जुट लिया करो। कह रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, सवाल पूछ रहे हैं कि जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी कभी काम कर दिया करो। बीजेपी के लिए क्यों जुटता है आरएसएस, किसी और के लिए क्यों नहीं जुटता है? तो असली बात यह है कि आरएसएस कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है और इसका हिंदू धर्म से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब ये भागवत जी जो टोपी लगाए फिर रहे हैं, ये हिंदू धर्म में कहाँ है ये टोपी? ये जो पैंट पतलून पहन के घूम रहे हैं, कहाँ है हिंदू धर्म में? जूते जो पहन के घूम रहे हैं, कहाँ है हिंदू धर्म में? कहीं नहीं है हिंदू धर्म में। तो ये अपना अलग इनका एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तो वो उसका अपना अपना काम करें, राजनीति करें। इनको रोका किसने राजनीति करने से? राजनीति करें ना, सीधे सीधे आके चुनाव लड़िए। बीजेपी के पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं? भागवत जी की अगर इतनी बड़ी सेना है, सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, तो भागवत जी को सीधे सीधे राजनीति में दिलचस्पी तो क्यों नहीं करते? सीधे सीधे राजनीति, सीधे सीधे करें आकर राजनीति, लेकिन करेंगे पीठ पीछे से, बीजेपी के पीठ के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो सामने आकर इनको राजनीति करनी चाहिए समीर जी। जी बिल्कुल। और नागपुर में चूंकि विजयादशमी के दिन ये आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है और अगले साल 2025 में उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, तब से हर साल नागपुर में मुख्यालय में स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ही ये बयान दिया था कि हम अपना जो 100 साल का स्थापना दिवस होगा, शताब्दी वर्ष, उसको नहीं मनाएंगे। और ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया और ये भी कहा गया कि एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ ये बयान जा रहा है, क्योंकि आरएसएस इसके जरिए ये कहना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता है कि आरएसएस ही उसका वैचारिक संगठन है, उसकी रीढ़ है, जो अभी अमलेंदु जी भी वो बात कर रहे हैं, और ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है, बीजेपी के नेता भी इसको स्वीकारते हैं और खुले तौर पर कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि 15-20 साल पहले वो इन चीजों को छिपाते थे, लेकिन पिछले 10 साल से बहुत ही खुले तौर से इन बातों का जिक्र करते हैं और इसको एक तरह से वो अपने उससे अभिमान गर्व के साथ कहते हैं। और यहाँ तक कि अब तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उसको बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया और उनका ये बयान एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माना गया, जिसका असर भी दिखाई पड़ा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई, उनमें तमाम दूसरे कारणों की वजह से, कारणों के अलावा इसको भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। लेकिन जिस तरह से अब आरएसएस प्रमुख लगातार ये आज का जो बयान है स्थापना दिवस पर उन्होंने जो बातें कही हैं, इसको लेकर अब ये हो रहा है कि बिल्कुल वही लाइन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिस लाइन को अब भारतीय जनता पार्टी के जो एक हार्डकोर लीडर्स हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या दूसरे नेता हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये किस राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं? चूंकि उसी महाराष्ट्र में अब आने वाले दिनों में चुनाव है, 1-2 दिन के अंदर उन चुनाव की घोषणा हो जानी है, उसका क्या इससे मतलब है, क्या ताल्लुक है? लेकिन उनके ये बयान सामान्य नहीं है, महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कोलकाता की घटना का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, दूसरे जगहों पर के राज्यों की कानून व्यवस्था का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इन सारे बयानों से ये समझ में आता है कि किस तरह से राजनीति को मोड़ने की दिशा में उनके ये बयान आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति पर ये असर डालने वाले होंगे, लेकिन कितना डालेंगे उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, उनके बीच में सीट शेयरिंग पर लेकर कोई बात नहीं हो पा रही है। सरकार चल रही है, लेकिन घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं, वो कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हैं। इन सारी स्थितियों में मोहन भागवत के ये बयान और उनकी ये मेहनत उस पर कितना प्रभाव डालेगी, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज जिस तरह से शिवसेना के दोनों धड़े मुंबई में अपने शक्ति प्रदर्शन को करने में, दिखाने में, पूरी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं, उसमें कौन भारी पड़ता है, कौन उसमें मजबूत पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का भी बयान आया है और
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे गुट पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और उनके ऊपर गद्दार होने का एक तरह से ठप्पा लगा रहे हैं, ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये साफ तौर पर दिखाई पड़ गया है। एक बार आदित्य ठाकरे को सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने, जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना आजाद पार्क में अपनी रैली कर रही है उस पर लेकर। एक टीजर लॉन्च किया है ऑफिशियल, उसमें कहा है कि आपके तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने भगवा रंग को किसी हाथ में बेचा और एकनाथ शिंदे ने आके धनुष बाण चला के भगवा रंग नहीं, ये सारी उनकी जो बातें हैं, उनके घर में संस्कार जो हुए उन पे वो बताते हैं। किसी को गद्दारी करके पीठ में कुबज देना, ये सारी उन पे जो संस्कार हुए उनके घर में वो दिख रहा है। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, वो तो थर्ड रेट कॉपी जैसे ही बर्ताव है, ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है। दूसरी चीज है, इतनी अगर हिम्मत हो तो बंदे ने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का फोटो इस्तेमाल ना करे, शिवसेना नाम ना इस्तेमाल करे, धनुष बाण ना इस्तेमाल करे, खुद का चेहरा लीजिए और जाइए जनता में। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे और किस तरह से अब आज जो शक्ति प्रदर्शन है उसमें, हालांकि कल शाम को बारिश भी हो गई है और रैली में भीड़ कितनी जुटती है कितनी नहीं जुटती है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का कोई मौका दोनों ही जो धड़े हैं शिवसेना के वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने भी एक अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है, और उन्होंने तो शस्त्र पूजा के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन को दिखाया है और हर साल वो करते हैं, लेकिन इस बार मिसाइल्स वगैरह भी उनके शस्त्र पूजन में दिखाई पड़ रही थी। तलवार और ढाल तो थी ही, और धनुष बाण भी रहा ही होगा। यानी प्राचीन समय के जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनके साथ साथ ये आधुनिक अस्त्र शस्त्र, उन सारे अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हुए दिखाई पड़े, और एक तरह से वो भी अपने शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एकजुट होकर अगर हम रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। सही बात है, एकजुट होकर हम मजबूत रहेंगे, लेकिन ये एकजुटता और जिस तरह से ये बटेंगे और कटेंगे, उस तरह की जो एकजुटता होती है, दोनों में बड़ा फर्क है। और दोनों को लेकर यही आरोप लगते हैं कि आखिर हम अपने ही समाज में क्यों एकजुट होने और बंटे होने की बात करते हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, उसको जरूर सुनाएंगे हम आपको। पवन खेड़ा ने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं, जो आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में आज अपने आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह में कहा है। तो ये क्यों हुआ? दूसरा सर, जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, संघ विजयदशमी के दिन देता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का वो एकजुट हुआ तो बचा, दुनिया भर के हिंदू उनकी मदद करे, सरकार उनके बचाव में आए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। तो ये पवन खेड़ा का कहना है, सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, तो दूसरे भी धर्म के लोगों को एकजुट होने की बात अगर करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ये जो लगातार उनकी लाइन लेंथ है, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, और उसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के जो हार्ड लाइनर नेता हैं उनकी बातें भी सुनने में आती हैं। इन सारी चीज़ों से अब ये समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, कहां ले जाने की प्रयास हो रहे हैं, और वहां किन मुद्दों की चर्चा होनी है ये पता लग रहा है। क्योंकि आज ही जो बड़ी रैली है शिवसेना के दोनों धड़ों की, उसमें भी क्या बातें होंगी, क्या निकल कर आती हैं। हालांकि वहां ज्यादा उम्मीद यही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कौन मजबूत है कौन नहीं है। लेकिन शिवसेना होने के नाते जिस तरह से संजय राउत ने और आदित्य ठाकरे ने, यानी जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उसने जो चुनौती दी है कि आप बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लेकर आप रैली करिए, यानी जो मूल शिवसेना है आप वो उस शिवसेना का हिस्सा नहीं है, ये बात जो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो भावनात्मक असर है शिव सैनिकों का, शिवसेना को चाहने वाले लोगों का, निश्चित तौर पर वो दिखाई पड़ता है उद्धव ठाकरे गुट के साथ। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ा, और क्या विधानसभा चुनाव में अब जबकि महायुति एनडीए गठबंधन
गठबंधन में बिखराव की खबरें चल रही हैं, उन स्थितियों में इसका फायदा हमें लगता है अमलेंदु जी कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल मिलता है, इसका फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी जितना पीछे हट रही है कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उतना ही उनको और नुकसान होता चला जा रहा है। मतलब थोड़ा बहुत वो जो रोक सकते थे शरण जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को भी लगने लगा है, एकनाथ शिंदे के समर्थकों को भी लगने लगा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ वही करेगी जो इसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। और बीजेपी और यही चाल उसने उद्धव ठाकरे के साथ चली थी, खुद ज़्यादा सीटों पे लड़ी थी, उद्धव ठाकरे को मना लिया था कि आप कम सीटों पे लड़िए, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं। और उसमें वायदा कर दिया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री दोनों का होगा। और यही फिर जाकर दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बना और उद्धव ठाकरे फिर अलग हुए बीजेपी से। तो यानी अब जो चीज़ें उद्धव ठाकरे के साथ की वही चीज़ें बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ कर सकती है, ये उनके समर्थकों में भी संदेश जा रहा है। एकनाथ शिंदे भी इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि बीजेपी मेरे साथ ये खेल कर सकती है, ये उनको आभास हो गया है। तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं लगातार धड़ाधड़, उसमें वो ये बात साफ तौर पे देखी जा सकती है कि एकनाथ शिंदे के मन और मस्तिष्क में चल क्या रहा है समीर जी। बिल्कुल। और जिस तरह से संजय राउत का वो बयान सुनेंगे कि वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको शिवसेना में क्यों ये अपनी जो रैली है वो मुंबई में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो पूरी सरकार और उनका पूरा जो वैचारिक स्तर है वो सारा कुछ गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, और गुजरात से मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आप कंट्रोल हो रहे हैं, आपका नियंत्रण आपके पास नहीं है, सरकार का नियंत्रण आपके पास नहीं है, बल्कि वो प्रधानमंत्री के पास है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके पास है। एक बार सुनते हैं संजय राउत ने किस तरह से एकनाथ शिंदे को घेरा है। अलग लोग करने लगे तो क्या कहना चाहते हैं? अरे देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, हम लोग सब, तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही शिवाजी पार्क में, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं। और उस दशहरा रैली से हमेशा बाला साहब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जब दूसरा मेड़ावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है, और उनका जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेड़ावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था, वहाँ करिए। मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है, और कई बार ये कहा जाता है, जो शिवसेना भी आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी भी, कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चल भले रही है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण उसका है, वो केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव मैदान में आने से pहले महायुति में दरार की खबरें आ रही हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार वहां पर कोई बात नहीं बन पा रही है, और यह है कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री पद के फेस के रूप में वहां पर प्रोजेक्ट किया जाए,
या बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाए, इस पर वहां घमासान मचा हुआ है। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए उसको लेकर एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, सबसे बेहतर था, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी को वहां कम सीटें देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग में अगर पेच फंसा हुआ है तो इन्हीं सारी बातों पर पेच फंसा हुआ है। यह अलग बात है कि लगातार वहां पर फाइलें निपटाई जा रही हैं, क्योंकि चुनाव तो होने ही है, सीट शेयरिंग नहीं भी हो पाएगी तब भी चुनाव होंगे, अलग अलग लड़ेंगे तब भी चुनाव होंगे। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से चुनाव की घोषणा से पहले जो ज़रूरी काम है, ज़रूरी घोषणाएं हैं, वो सारी चीज़ें पूरी कर ली जाएं। प्रधानमंत्री भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं महाराष्ट्र की और वहाँ तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। इससे ये साफ साबित हो रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है। हालांकि सीट शेयरिंग अभी इंडिया गठबंधन में भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे गुट का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, उनका कहना है कि इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग हमारे यहाँ फाइनल हो चुकी है। आपको संजय राउत का आज का भी बयान सुनवाएंगे सीट शेयरिंग पर, उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आज आरएसएस के स्थापना दिवस पर जो कुछ बयान दिया है, बांग्लादेश, इस्राइल, फ़लस्तीन का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, उसके अलावा और भी तमाम बातें उन्होंने कही हैं, पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र किया है, उस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर प्रतिक्रिया जताई है। पवन खेड़ा की हमने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अब सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहन भागवत के उस बयान पर क्या कहा है। अरे तुम ये करने वाले ही बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है अमलेंदु जी, मोहन भागवत ने आज के अपने जो उनका ये था भाषण था, उसमें उन्होंने संविधान का, बाबा साहब आम्बेडकर का, इनका भी जिक्र किया। संविधान की बात लोकसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह से चल रही है, महत्वपूर्ण मानी जा सकती है मोहन भागवत का बयान। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आरक्षण और संविधान को लेकर आरएसएस इन सारी चीज़ों के खिलाफ रही है। तो अब ये जो बदलाव दिख रहा है या उनका ये बयान है, इसको किस रूप में देखा जाए? और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे। मुझे लगता है समीर जी, कांग्रेस को एक प्रश्न और मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने गुरु गोलवालकर के जो कथन थे संविधान को लेकर, उनसे तौबा कर ली है? क्या संविधान की सभा की जिस समय बैठकें हो रही थी, जो संविधान बन रहा था, उस समय जो आरएसएस का रुख था, क्या उसमें मोहन भागवत आरएसएस की तरफ से माफ़ी मांगेंगे कि आरएसएस ने भारत के संविधान का गलत विरोध किया था? क्या तिरंगे का जो अपमान किया आरएसएस ने, उस पर मोहन भागवत माफ़ी मांगेंगे? ये सवाल कांग्रेस को पूछने चाहिए या अन्य विपक्षी दलों को पूछना चाहिए। हमारा कोई पूछने को औचित्य नहीं है, ये विपक्षी दलों को पूछना चाहिए। भागवत जी जो आज बातें कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, संविधान के साथ छेड़खानी के आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जब पूरी तरीके से पावर में आ जाएगी और 400 सीट पार कर जाएगी तो संविधान को बदल देगी। हालांकि बहुत सी चीज़ें बदली जा रही हैं, पर्दे के पीछे से बदली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। तो मोहन भागवत एक तरीके से बीजेपी के बचाव में खड़े होकर के अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी जप रहे हैं और संविधान का नाम भी जप रहे हैं। और मजे की बात यह कि संविधान सभा की बहसों का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, संविधान सभा की बहसों का जिक्र कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि बाबा साहब ने उसमें क्या कहा था। लेकिन गोलवलकर क्या कह रहे थे उस समय, ये नहीं बता रहे हैं। मतलब स्मृति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है भागवत जी की, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी स्मृति खराब क्यों हो गई। अरे बाबा साहब ने जो कहा था वो तो संविधान सभा में कहा था, मगर गोलवलकर जी ने जो बाहर कहा था, संविधान सभा के बाहर कहा था, जो आपके मेन थिंक टैंक है, संस्थापक हैं, संस्थापकों में से एक हैं, मतलब इस तरीके से, और दूसरे वो आपके सरसंघचालक हैं जो गुरु जी आपके कहे जाते हैं। तो गुरु जी ने जो कहा था वो चेला जी काहे भूल जा रहे हैं?
तो गुरुजी को चेला जी के शब्दों को बताना चाहिए कि संविधान को लेकर चेला जी के क्या विचार थे। इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद अब जिस तरह से आरएसएस भी संविधान की बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर सफाई देने में लगे हुए हैं, अब आरएसएस को भी लगा दिया गया है कि वो भी अब इस तरह की बातें करे, सफाई दे कि वो संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसका बहुत जो खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा। 303 से सीटें सिमटकर 240 पर आ गई और उसे अब सरकार चलाने के लिए दूसरे दलों की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम वो अपने जो उसके अपने काम हैं, जो उसके तमाम योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उन पर उसको पीछे आना पड़ रहा है, यू टर्न लेना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में था वो था संविधान और आरक्षण का मुद्दा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने, कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे कि 400 सीट पाने पर संविधान में बदलाव होगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा। और इन सारे मुद्दों पर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी और जिन्होंने ये बयान दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका नुकसान उसे उठाना पड़ा। लेकिन अब चुनाव के बाद न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, बल्कि अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान भी अब इस तरह के आ रहे हैं कि संविधान का जिक्र कर रहे हैं, संविधान सभाओं में हुई चर्चाओं का जिक्र कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहसों में क्या कहा उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसके पीछे निश्चित तौर पर वो चुनाव परिणाम है जो लोकसभा में जनता ने दिखाया, जो मैंडेट दिया अपना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये अलग बात है कि सरकार बन गई दूसरे दलों के सहयोग से। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है हरियाणा में जो हाल ही के चुनाव हुए हैं। 3 बार, यद्यपि चुनाव से पहले ही ये जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कहा गया था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी उनको ही सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, और अब बनने के बाद उन्होंने अपना दावा भी पेश किया है। लेकिन उनके शपथ ग्रहण की तारीखें बार बार बदल रही हैं। और दूसरी ओर जो कई और दावेदार हैं, जिसमें अनिल विज भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं और भी हैं, वो अब लगातार न केवल बयान दे रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल, और ये सब हो रहा है और नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण पर लगातार ग्रहण लगता चला जा रहा है। मतलब पहले 12 अक्टूबर था, फिर 15 अक्टूबर हुआ, अब 17 अक्टूबर हुआ। 17 अक्टूबर को भी नायब सिंह सैनी का ही शपथ ग्रहण होगा कि किसी और का होगा, ये अभी पता नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपना चित्र ट्वीट किया है, लेकिन वो चित्र ट्वीट करने से ये तो नहीं हो जाता कि 17 तारीख को नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। हाँ, हो सकता है विधायक लोग अपना कोई दूसरा नेता चुने। हाँ, कोई दूसरा नेता चुन लें और नायब सिंह सैनी की जगह कोई दूसरा चुन लें, चूंकि एक शक्ति परीक्षण करने की कोशिश की है राव इंद्रजीत सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो अहिरवाल क्षेत्र कहलाता है हरियाणा का, वहाँ अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और उन्होंने कहा भी है राव इंद्रजीत सिंह ने कि चूंकि दक्षिण हरियाणा से बीजेपी को अपार सफलता मिली है, तो मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए। और ये दक्षिण हरियाणा के लोगों की पहले से भी मांग रही है कि मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा का हो। कांग्रेस को नुकसान भी शायद इस वजह से थोड़ा सा उठाना पड़ा कि उसका दक्षिण हरियाणा की तरफ से कोई बड़ा नेता उसके पोस्टरों पे नहीं था। जैसे कि जो ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हैं कैप्टन अजय सिंह, उनका भी बयान आया कि मेरा पोस्टरों पे चेहरा ही नहीं था, और जबकि मैं यहाँ से आता हूँ, दक्षिण हरियाणा से आता हूँ। तो ये खैर उनके अंदर की चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से 9 विधायक मिले हैं जाकर राव इंद्रजीत सिंह से, तो इसका मतलब कि राव इंद्रजीत सिंह तैयारी कर रहे हैं शक्ति परीक्षण की। इधर जो अनिल विज हैं वो भी शक्ति परीक्षण की शायद की तैयारी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर मुझको मौका दिया जाएगा तो मैं हरियाणा की नंबर तो अपनी बार बार दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मैं तो 7 बार का विधायक हूँ, सबसे सीनियर विधायक हूँ। हाँ, 7 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर विधायक हैं। और जिस समय खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनना था उस समय अनिल विज ही चेहरा थे। मतलब उस समय समझे जाते थे अनिल विज और रामविलास शर्मा, ये 2 लोग जो थे वो सबसे बड़े दावेदार समझे जाते थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और इनको सबको किनारे करके मोदी जी के मित्र जो थे वो खट्टर साहब को ले आया गया। अब चर्चाएं ये भी चल रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है एंड टाइम पे खट्टर साहब ही नायब सिंह सैनी के ऊपर ग्रहण लगा दें और खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए आ जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें अब हरियाणा में बीजेपी में शुरू हो गई हैं समीर जी। अब जब तक कि सैनी साहब का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक इस पर चर्चा चलती रहेगी कि सैनी साहब का शपथ ग्रहण हो भी रहा है
कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यानी चुनाव जीतने के बाद भी एक तरह से वहाँ जो बगावत की स्थिति या कह लीजिए विरोध की स्थिति पैदा हुई थी, चूंकि टिकट बंटवारे के बाद किस तरह से देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ये अलग बात है कि बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत हासिल की। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजेपी वहाँ तीसरी बार जीत कर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार पूर्ण बहुमत वहाँ पाने में कामयाब रही, सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही बनेंगे या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, इसे लेकर वहां संदेह जारी है और घमासान भी जारी है, क्योंकि सीधे तौर पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जैसा अमलेंदु जी बता रहे थे कि उस दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट से जहां से वो आते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है और उनको वो कह रहे हैं लगातार कि उनका दावा मजबूत है। उनके घर पर उनके समर्थक विधायकों की बैठकें हो रही हैं, कई विधायक लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक वहां उनके यहाँ मौजूद रहे। इन स्थितियों में और दूसरी ओर अनिल विज अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। अब इन परिस्थितियों में नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण की तारीख अगर बार बार बदल रही है तो इसके पीछे क्या कारण है समझा जा सकता है। हालांकि कारण ये भी हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी देश से बाहर हैं और उनकी मौजूदगी भी वहाँ ज़रूरी होगी, लेकिन ये कारण अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो ये भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जो वहाँ नेताओं की अपनी नाराज़गी है। दूसरी ओर अब जो सियासी गर्माहट है वो महाराष्ट्र में बढ़ रही है और आज एक जो बड़ा शक्ति प्रदर्शन शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच हो रहा है, उसको लेकर लोगों की निगाहें हैं। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में इस आयोजन को कर रहा है, इस रैली को कर रहा है। हर साल वहाँ उसी पार्क में ये रैली आयोजित की जाती है, जबकि दूसरा धड़ा यानी एकनाथ शिंदे का गुट वो आज़ाद पार्क में कर रहा है दक्षिणी मुंबई के। इन दोनों रैलियों पर लोगों की निगाहें हैं, लेकिन इन रैलियों को लेकर जिस तरह से संजय राउत ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने इन नेताओं पर यानी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें मुंबई में रैली करनी ही नहीं चाहिए। एक बार सुनेंगे संजय राउत का वो बयान जिसमें वो किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनको मुंबई में रैली क्यों नहीं करनी चाहिए। अलग-अलग लोग करने लगे तो क्या कहना चाहते हैं? अरे देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, हम लोग सब तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की दसरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही शिवाजी पार्क में, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं। और उस दसरा रैली से हमेशा बाला साहेब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जब दूसरा मेड़ावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है और उनका जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेड़ावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था, वहाँ करिए। मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है।
तो नकली शिवसेना बता रहे हैं संजय राउत एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना इस समय महाराष्ट्र में सरकार में है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वो भी आज़ाद मैदान में रैली कर रहे हैं। लेकिन नकली शिवसेना बताने के पीछे उनका यही कारण है, आरोप भी लगा रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है वो पार्टी, और वो पार्टी का जन्म भी गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ है। और इसीलिए वो जो मूल जगह है जहां शिवसेना की हमेशा रैली होती थी शिवाजी पार्क में, वहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की रैली हो रही है और एकनाथ शिंदे को दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ा। आखिर सरकार भी है अमलेंदु जी, ये ऐसा कैसे हुआ कि शिवाजी पार्क में चाहते तो एकनाथ शिंदे भी कर सकते थे, या ये लोगों का दबाव रहा होगा और उनको इस बात का एहसास रहा होगा कि उसमें उनको दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, ये लोगों का दबाव है और ये पहले भी इस पर विवाद हो चुका है, चूँकि वो मैदान तो है लेकिन वो बीएमसी चूँकि देता है उसकी परमिशन, तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है पहले भी। दोनों एक ही जगह करना चाहते थे, फिर बाद में वो मतलब उस पर अधिकार एक तरीके से वो एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना का समझा गया। महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि जो आदित्य ठाकरे ने एक और चैलेंज एक तरीके से दिया है एकनाथ शिंदे को, और उनका कहना है कि भाई अगर आप में दम है तो आप बाला साहब ठाकरे का चित्र इस्तेमाल ना कर जनता के बीच जाइए, आपने अलग पार्टी बनाई है तो यानी चित्र आप हमारे दादा का लगाएंगे और पार्टी अपनी चलाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये आदित्य ठाकरे ने खुला चैलेंज एक तरीके से कहा जाए वो दिया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। तो समीर जी अब बहुत दिलचस्प जो है वो हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र होने जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कल कहा था कि वो हरियाणा को महाराष्ट्र में करो, और वो फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए तैयार हैं, ये उनका एकनाथ शिंदे का था। तो क्या हरियाणा की चीज़ें जो करवाई गई हैं वो महाराष्ट्र में करवाई जाएंगी? हालांकि संजय राउत पहले कह चुके हैं कि हरियाणा को हम महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, यहाँ लोग सतर्क हैं और यहाँ किसी भी तरीके से हरियाणा की चीज़ें नहीं होने दी जाएंगी। यानी कि एकनाथ शिंदे एक तरीके से पुष्टि कर रहे हैं कि हरियाणा में कुछ गड़बड़ हुआ है और उसको महाराष्ट्र में किया जाना चाहिए। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा की गड़बड़ियां महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। ये अब चीज़ें स्पष्ट होने लगी। यानी जो नायब सिंह सैनी ने मतदान और मतगणना के बीच में जो ये बयान दिया था कि इंतजाम हो गया है, उस तरह के इंतजाम की आहट अब महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रही है, और इस बात का एहसास एकनाथ शिंदे को भी है, संजय राउत को भी। जी बिल्कुल, दोनों को एहसास हो। जाहिर सी बात है समीर जी कि दोनों राजनेता हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी हैं अब तो कई साल से, तो इतनी सारी समझ तो उनको होगी। और जाहिर सी बात है कि चूंकि अब बीजेपी की इनर कोटरी में है तो क्या क्या हरियाणा में किया गया होगा ये उनको भी जानकारी होगी। तो इसीलिए वो अभी विद्रोह की स्थिति भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि अगर मैंने कोई विद्रोह किया तो कहीं मेरे साथ भी हरियाणा वाला खेल ना हो जाए जो जेजेपी के साथ हुआ। बिल्कुल। तो यानी वो उनको ये भी लग रहा है कि भलाई इसी में कि साथ में रहो, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि सीटें मुझको ज़्यादा दो, मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ो, जो काम दुष्यंत चौटाला नहीं कर पाए हरियाणा में। जी बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर जब बातें होंगी और उसके बाद जब वो फाइनल होने की स्थिति में होगी, तब ये जो विवाद महायुति में यानी एनडीए गठबंधन के घटक दलों में चल रहा है ये और बढ़ेगा। और अजित पवार जिस तरह से लगातार बैठकों से बाहर हो रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स को छोड़कर जा रहे हैं, उसके अलावा जो सरकारी सभाओं में, सरकारी आयोजनों में मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री के साथ वो नदारद रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर ये लग रहा है कि महायुति में, एनडीए गठबंधन में, महाराष्ट्र में सारी चीजें ठीक नहीं है और सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो बरकरार है। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान इसलिए मचा हुआ है कि वहां एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें चाहते हैं। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट यानी जितनी सीटों पर हमने चुनाव लड़ा और जितनी सीटें हमने जीती उनका अनुपात भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है। और दूसरी ओर अजित पवार को ये आशंका है कि कहीं उनको इसमें बहुत इग्नोर न किया जाए, जिसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों मिलकर। तो आपस में तीनों ही दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है, स्थिति है, वो चाहती है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़े। इनके बीच में अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ये तीनों ही घटक दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे या इनमें कोई
बाहर भी जा सकता है, एनडीए गठबंधन को छोड़ भी सकता है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल कई उभर रहे हैं और इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने स्थापना दिवस समारोह में जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है, जिस तरह से उन्होंने एक पश्चिम बंगाल की घटना का तो जिक्र किया, दूसरे राज्यों की घटनाओं पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अपने को गैर राजनीतिक संगठन कहने के बावजूद उसका राजनीतिक झुकाव किधर रहता है, क्या कहता है। इन सारे मुद्दों पर अब चर्चा जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां अब 1-2 दिन के भीतर चुनाव की घोषणा होने वाली है, मतदान की तारीखों की, वहां जिस तरह महायुति गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है, वो जल्दी शांत होने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये शांत तभी दिखेगा जब सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल हो जाएगा। फिलहाल सीट शेयरिंग का मुद्दा वहां फाइनल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अजित पवार की ही नाराजगी नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह की टकराव की खबरें आ रही हैं। बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ये भी दबाव बना रही है कि उनको मुख्यमंत्री का फेस बनाकर महायुति चुनाव लड़े। ये चीज़, ये बात, ये भारतीय जनता पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। और ख़ास तौर से तब जब वो हरियाणा के चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आए हैं और वो उत्साह से लबरेज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो महायुति गठबंधन बिखरने से उसको कोई रोक नहीं पाएगा और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल भी नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि इसको भारतीय जनता पार्टी और महायुति यानी एनडीए गठबंधन किस तरह से देखते हैं। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि तीनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें महाराष्ट्र में यानी शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में टकराव की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। अब मुझे